एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और गाइस, डीआरडीओ हमारे इंडिया का एक रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन है। यहां पर काम करना मतलब प्राउड वाली बात होती है। तो डीआरडीओ ने 156 एडवर्टीजमेंट नंबर में यहां पर वैकेंसी निकाली है 127 वैकेंसीज साइंटिस्ट बी इन डीआरडीओ, साइंटिस्ट स्लैश इंजीनियर बी इन एडीए 9 वैकेंसीज और इनका डायरेक्ट पोस्ट ऑफ साइंटिस्ट बी 12 वैकेंसीज यहां पे निकाली गई है। इसका एप्लीकेशन जो है वो स्टार्ट हो चुका है 10th मई से और 21 डेज का आपको टाइम मिलेगा इसको फिलअप करने के लिए। तो लास्ट डेट होने वाली 31 मई 2025 के आसपास। ये एडवर्टीजमेंट ऑलरेडी आपने देख लिया होगा, आप में से बहुत सारे लोगों ने। इस एडवर्टीजमेंट में मैं 4-5 मिनट का टाइम लूंगा और की पॉइंट्स जो है वो सारे के सारे डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, चलिए जो कंफ्यूजन मुझे लगता है स्टूडेंट्स को आ रहे हैं इस नोटिफिकेशन में, वो सारे दूर करने की कोशिश करूंगा। और भी कोई आपको डाउट्स रह जाए या कंफ्यूजन रह जाए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। ठीक है, तो चलिए, ये पोस्ट जो है वो आपको ऑलमोस्ट 1 लाख पर मंथ का सैलरी पैकेज देने वाला है। ठीक है, प्रेजेंटेड मेट्रो सिटी रेट है ना, मेट्रो सिटी रेट के हिसाब से। और इसका जो बेसिक पे स्केल है वो 56,100 है ना, 56,100 रुपए का पे स्केल है। और बाकी छोटी छोटी डिटेलिंग यहाँ पे दे रखी है। इसके अलावा जो मेन चीज है कि कौन कौन से ब्रांच में क्या क्या एलिजिबिलिटी है, तो देखिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और बहुत अच्छे से क्लियरली इन्होंने बोला है कि इसमें जनरल में 3 वैकेंसीज, बाकी कोटा के हिसाब से टोटल 6 वैकेंसीज आई हुई है। इसमें आपकी जो डिग्री होनी चाहिए, इंजीनियरिंग की जो डिग्री होना चाहिए, वो पर्टिकुलर इन ब्रांचेस में हो सकती है। क्योंकि अलग अलग यूनिवर्सिटीज में जो ब्रांच होती है आपकी, उसका अलग अलग नाम होता है। तो कई बार स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो जाता है कि सर मैं एलिजिबल हूं या नहीं हूं, है ना। तो लाइक किसी का अगर बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल से है, इलेक्ट्रिकल पावर इंजीनियरिंग से है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स से है, इलेक्ट्रिकल एंड रिन्यूएबल एनर्जी इंजीनियरिंग है, पावर इंजीनियरिंग है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है। तो इतने सारे सेगमेंट में अगर आपका बैचलर डिग्री है तो भी आप एलिजिबल है। बस शर्त यह है कि जो आपने गेट का एग्जाम लिखा है उसका जो स्कोर कार्ड है, वैलिड स्कोर कार्ड, वो आपका इलेक्ट्रिकल ब्रांच में ही होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल ब्रांच में ही गेट लिखा होना चाहिए। तो 2 चीजों की रिक्वायरमेंट है कि आपका एक तो बैचलर डिग्री इन सारी ब्रांचेस में से हो सकता है अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाली पोस्ट पे अप्लाई कर रहे हो तो, साथ में आपका जो गेट स्कोर कार्ड है, वैलिड गेट स्कोर कार्ड। अब देखिए, वैलिड गेट स्कोर कार्ड का मतलब है कि गेट स्कोर 3 साल के लिए वैलिड होता है। तो जी हाँ, यहां पर गेट 2025, उसके पीछे वाले 2 साल और गिन लीजिए, वो सारे जितने आपके पास अगर वैलिड स्कोर कार्ड है 24-23 से 23-24-25 तीनों साल का वैलिड स्कोर कार्ड अगर है तो आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। अब आप में से क्वेश्चन होगा, सर मेरा एज तो नहीं निकल गया। तो एज की बात भी अभी मैं 2 मिनट अगली स्लाइड पे करता हूं। ठीक है, तो 2 चीजें आपकी जरूरत है। बाकी सारे देख लीजिए, बाकी सारे ब्रांचेस कौन सी है यहाँ पे, मटेरियल साइंस या मटेरियल इंजीनियरिंग है, फिजिक्स से है ना, फिजिक्स से। इसके अलावा केमिकल, देखिए केमिकल ब्रांच है, केमिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, सॉरी केमिस्ट्री और केमिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें यहाँ पे दे रखी है। इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग 16 वैकेंसी जनरल के लिए, ये सारा कोटा मिला के टोटल 35 वैकेंसीज है। और इतनी चीजों में आपका अगर इलेक्ट्रॉनिक्स से इंजीनियरिंग किया हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन जो कि सबसे फेमस है, उसके बाद सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स भी है या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, तो इतनी 19 तरीके के इलेक्ट्रॉनिक्स से या अलाइड इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांचेस से अगर आपने अपना बीटेक या बी कर रखा है और साथ में ईसीई ब्रांच से आपने गेट का पेपर लिखा है और अगर उसका वैलिड स्कोर कार्ड है आपके पास में, वैलिड स्कोर कार्ड का मतलब है, अगेन मैं आपको बोल चुका हूं कि वैलिडिटी 3 साल के लिए होती है गेट स्कोर कार्ड की, वो सभी लोग अप्लाई यहां पे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी पोस्ट रही। जो बाकी अलग अलग मैकेनिकल ब्रांच है तो उसके हिसाब से सारा चीज दे रखा है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए दे रखा है। ठीक है, और भी 2-3 ब्रांचेस है, साइकोलॉजी हो गया, बायोकेमिकल, सिविल इंजीनियरिंग हो गया, एरोस्पेस हो गया, है ना। सिविल के लिए देख लीजिए, सिविल में कितना दे रखा है, सिविल में 1 ही वैकेंसी है। उसके बाद देखें तो यहाँ पे क्लिनिकल साइकोलॉजी, बायो स्टैटिस्टिक्स, बहुत सारी अदर ब्रांचेस भी यहाँ पे दे रखी है। और इस तरीके से आपका जो टोटल शायद बनेगा वो ऑलमोस्ट 125-126 के आसपास कुछ बनेगा। ठीक है, तो मेनली इस चैनल पे जितना क्राउड है वो सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स का है, तो उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे बता दी ये चीजें। चलिए अब बात करते हैं मेन पॉइंट की। अनरिजर्व या ईडब्ल्यूएस है तो अपर एज जो है वो 35 ईयर है, तो एज रिलैक्सेशन भर के दिया गया है। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर अगर है तो उसमें 38 ईयर है। नॉन क्रीमी लेयर का मतलब समझिएगा कि पेरेंटल इनकम जो है वो 8 लाख से ऊपर की नहीं होना चाहिए, है ना। अगर 8 लाख से ऊपर है तो वो फिर आप क्रीमी लेयर में आ जाएंगे।
ST/SC के लिए यहाँ पे 40 ईयर की एज लिमिट दे रखी है। बाकी और जो हैंडीकेप पर्सन है या सर्विंग सेंट्रल सिविल, अगर आप एक्स एम्प्लॉय है तो वहाँ का भी एज रिलैक्सेशन आपको मिलता है। नेशनलिटी बट ऑब्वियसली इंडियन होना चाहिए, है ना। चलिए, हाउ टू अप्लाई में आपको इस वेबसाइट पे जाना है, इस वेबसाइट पे जाना है और उसके बाद जो भी प्रोसीजर है वो फॉलो करते जाना है, आराम से आप फॉलो अप कर लेंगे। बस एक चीज और रहती है कि ऐसे स्टूडेंट जो फाइनल ईयर में है ना, फाइनल ईयर इस साल पास कर रहे हैं 2025 में, जिनका इंजीनियरिंग खत्म हो चुका है, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। बट शर्त ये है कि यहाँ पे जो प्रोविजनल डिग्री है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट, देखिए ओरिजिनल जो यूनिवर्सिटी डिग्री देता है ना वो तो बहुत लेट देता है, बट एक प्रोविजनल डिग्री आपको आपका जो रिजल्ट घोषित होता है ना उसके साथ ही मिल जाता है। तो प्रोविजनल अगर आपके पास डिग्री है तो आप अगर 31 जुलाई 2025 के पहले अगर आपके पास में डिग्री या प्रोविजनल सर्टिफिकेट आ जाता है तो आप इस पोस्ट को भरने के लिए एलिजिबल हो। तो आप देख लीजिएगा आपके कॉलेज में कब एग्जाम क्या हो रहा है। अगर आपको 31 जुलाई के तक आपको अगर आपकी प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट मिल जाता है आपके फाइनल इंजीनियरिंग का, तो आप इस पोस्ट को भर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत सारा स्टूडेंट जो करंट ईयर में होते हैं, आखिरी साल में जब होते हैं पास करने के, तब वहां पे बहुत कंफ्यूजन होता है कि सर हम अप्लाई करें या नहीं करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका यहां पर एप्लीकेशन मोड क्या रहेगा। एप्लीकेशन मोड वही 100 रुपीज आपको देना है ना। बाकी यहाँ शायद मेरे ख्याल से इनके देयर इज नो एप्लीकेशन फी फॉर ST/SC और दिव्यांगन और या फिर वुमेन कैंडिडेट्स के लिए कोई भी यहाँ पर एप्लीकेशन फी नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप भरिए। स्क्रीनिंग कैसे होगा, देखिए सबसे पहले तो आप अपना सारा सबमिट करेंगे, गेट स्कोर कार्ड अच्छा आपने जमा करा होगा। वो गेट स्कोर कार्ड के बेसिस पे जितनी वैकेंसी होगी उसके 1:10 स्टूडेंट सिलेक्ट होंगे। सपोज करो अगर एक वैकेंसी है तो 10 बच्चों को बुलाया जाएगा, 2 है तो 20 बच्चों को बुलाया जाएगा। तो जितनी वैकेंसी उसका 10 गुना आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और इंटरव्यू होने के बाद यहां पर जो ओवरऑल आपका मेरिट लिस्ट बनेगा उसमें 80% क्या रहेगा, देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 80% जो है वो गेट स्कोर जो आया है, गेट में जो मार्क्स आए हैं उसको तवज्जो दिया जाएगा और 20% वेटेज आपके पर्सनल इंटरव्यू को दिया जाएगा और फाइनल मेरिट लिस्ट फिर बनेगी। तो गेट स्कोर कार्ड भी इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा वही इंपॉर्टेंट होता है। उसके साथ साथ 20% अगर आपने बेहतरीन तरीके से आपने पर्सनल इंटरव्यू क्रैक किया है तो वो भी आप चीजें अच्छा, थोड़ा सा लो स्कोर रहा तो हो सकता है एक मार्जिनल स्टेज पे होंगे तो आपका सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी बन सकती है। आई बात समझ में। चलिए बाकी सारी चीजें वही सारी, वो ST/SC और कुछ कोटे के लिए मिनिमम 70% मार्क्स और सब चीजें होना चाहिए, है ना, वो सब काम की चीजें नहीं है। लास्ट है आपका कि यहां पर आपने जिस ब्रांच से गेट का एग्जाम लिखा है और आपके इंजीनियरिंग ब्रांच दोनों को अच्छे से मेंशन फॉर्म में करना जरूरी है। अदरवाइज अगर आपने गेट कहीं और से लिख दिया और आपका इंजीनियरिंग कुछ और ब्रांच में है, गेट किसी और से कर दिया है, या फिर कुछ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन स्कोर सबमिशन में अगर ध्यान नहीं दिया तो आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। बाकी इससे रिलेटेड कुछ भी गलती हो जाए, कुछ भी और चीजें पूछना है तो मैंने यहाँ कॉन्टेक्ट नंबर की इंफॉर्मेशन भी दे दी इस ऑर्गेनाइजेशन की। ठीक है इस तो देखो मेरा सभी से ये निवेदन है, ऐसे स्टूडेंट जो अभी 3rd ईयर में होंगे या ऐसे स्टूडेंट जो 1 साल के ड्रॉपर में होंगे या कहीं जॉब ज्वाइन कर रहे होंगे, तो देखिए मैं हमेशा बोलता हूं कि गेट स्कोर एक आपको मल्टीपल विंडो खोलता है। आज सोचो किसी स्टूडेंट ने 2023 का गेट स्कोर कार्ड संभाल के रखा होगा, और क्योंकि अब देखो 23 या 24 के जो स्टूडेंट होंगे वो कहीं ना कहीं सेटल डाउन होंगे, कोई एमटेक कर रहे होंगे, कहीं जॉब कर रहे होंगे, तो हो सकता है किसी स्टूडेंट का वो स्कोर कार्ड 2 साल पहले वाला आज काम आ जाए। तो नोबडी नोस कि कब आपको अपॉर्चुनिटी नॉक कर जाए, बस आपका काम है रोज पढ़ाई करना। और आज बहुत सारे स्टूडेंट रिग्रेट कर रहे होंगे काश मेरे पास 2 साल पहले का स्कोर कार्ड होता, है ना। तो देखो क्या होता है कि काश वाली चीजें है ना काश में रह जाती, सपनों में नहीं जीना है आपको, आप हकीकत में उतरिए। आज अपनी मेहनत कंटिन्यूशन में रखिए, 2025, 26, 27 जो भी अच्छा स्कोर कार्ड ला सकते हैं वो लेके रख लीजिए, कब अपॉर्चुनिटी आ जाए। हो सकता है इसमें अप्लाई करने वाले कई बार टॉप स्कोरर होंगे, कई सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर गेट के लिए इससे तो है, तो गेट में तो बहुत सारे ऊपर वाले स्टूडेंट आ रहे होंगे, बट हो सकता है ऊपर वाले स्टूडेंट कहीं सेटल डाउन हो गए होंगे, वो स्विच ही नहीं करना चाह रहे होंगे, क्योंकि स्विच करना आसान नहीं होता है। तो कई बार ऐसे स्टूडेंट जो लोअर गेट स्कोर कार्ड वाले भी हैं उनको भी इस तरह की अपॉर्चुनिटी जब मिलती है तो काम आ जाती है। ऐसे ही थोड़ी गेट वालों ने बोला है कि 3 साल के लिए वैलिड होगा स्कोर कार्ड, क्योंकि 3 साल के लिए अगर गेट स्कोर कार्ड वैलिड है तो उसकी बहुत इंपॉर्टेंस है।
आई बात समझ में? तो मेरी तरफ से सभी को शुभकामनाएं, बेहतरीन तरीके से फॉर्म फिलअप करिए, देखिए कि आपको इंटरव्यू कॉल आता है कि नहीं आता है। रिजेक्शन सिलेक्शन डजंट मैटर, बट आपको एक एक्सपीरियंस लेने के लिए डेफिनेटली जाना चाहिए। फीस भी इस फॉर्म का बहुत ज़्यादा नहीं है, अप्लाई करिए अगर आप एलिजिबल हैं। आपने अगर गेट क्वालिफाई भी कर रखा है, गेट क्वालिफाइंग वाला भी स्कोर कार्ड है, आपको लगता है कहाँ अच्छा होगा मेरा, क्या सिलेक्शन होगा, बट अप्लाई करिए। कभी मान लीजिए इंटरव्यू के लिए बुला लिया तो कई बार क्या होगा, आपको एक एक्सपीरियंस आगे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।